आज हम कक्षा 8 सहायक वाचन से 5वीं झलक पढ़ने जा रहे हैं। अफ्रीका में गांधी जी के संघर्षमय कार्य। जहाज से उतरने पर गांधी जी का अब्दुल्ला सेठ ने उत्साहपूर्वक यानी उमंग के साथ जोश के साथ स्वागत किया। गांधी जी ने ज्यों ही अपने भाई की चिट्ठी सेठ के हाथों में दी, सेठ उसे पढ़कर असमंजस में यानी दुविधा में पड़ गए। उन्हें बैरिस्टर गांधी को 2500 फीस के अलावा आने जाने का जहाज किराया भी देना था। उनके रहने खाने आदि का प्रबंध यानी व्यवस्था भी उन्हें ही करना था। गांधी जी का साहबी ठाट देखकर सेठ को लगा कि भाई ने तो मेरे यहाँ सफ़ेद हाथी बंधवा दिया है। उस समय उनके पास कोई काम नहीं था। उनका दीवानी मुकदमा ट्रांसवाल में चल रहा था। जिस पर उन्होंने मुकदमा चला रखा था वह ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया में रहता था। वे बैरिस्टर को वहां अकेला भेजने में झिझक रहे थे। मन में शक था यानी संदेह था कि कहीं यह बैरिस्टर विपक्षी से मिलकर मामला चौपट न कर दे। अनेक प्रकार की यानी कई प्रकार की शंकाओं से सेठ का मन आगे पीछे हो रहा था। सेठ के पास उस समय गांधी जी के लिए दो ही काम थे, एक मुकदमे का और दूसरा क्लर्की का। सेठ बहुत कम पढ़े लिखे थे परंतु व्यवहार ज्ञान में कम नहीं थे। काम चलाऊ अंग्रेजी जानकर अंग्रेज व्यापारियों से लेन देन का काम चला लेते थे। उनका व्यापार बहुत फैला हुआ था। उनके अपने जहाज भी चलते थे। भारतीय उनका बड़ा सम्मान करते थे। अब आगे हम पढ़ेंगे पगड़ी उतारो। सेठ अब्दुल्ला अपने बैरिस्टर को कचहरी दिखाने ले गए। वहाँ उन्होंने वकीलों से परिचय कराया यानी जान पहचान करवाई और फिर एक मजिस्ट्रेट की अदालत में ले गए। मजिस्ट्रेट बड़ी देर तक उन्हें घूरता रहा यानी गांधी जी को बड़ी देर तक घूरता रहा। फिर बोला, तुम अपनी पगड़ी उतारो। गांधी जी उस समय बंगाली पगड़ी पहने हुए थे। उन्होंने मजिस्ट्रेट की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया यानी मना कर दिया। वे अदालत के बाहर निकल आए। गांधी जी का अंग्रेजों से यह पहला मोर्चा था, पहला विरोध था, पहला आंदोलन था। बाहर निकलकर उन्होंने सोचा कि पगड़ी के स्थान पर टोप क्यों न लगाया जाए, पर सेठ को उनका यह विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, बैरिस्टर साहब, यदि आप इस समय ऐसा करेंगे तो उसका प्रभाव उल्टा होगा। भारतीयों पर और कड़े अपमानजनक बंधन लगाने का इन्हें प्रोत्साहन मिलेगा यानी इन्हें हिम्मत मिलेगी। एक बात और है, टोप लगाने पर गोरे आपको वेटर कहने लगेंगे। गांधी जी को सेठ की सलाह अच्छी लगी यानी सेठ की राय अच्छी लगी। उन्होंने पगड़ी कांड को अखबारों में छपवाया, जिससे 3-4 दिनों में ही दक्षिण अफ्रीका में उनकी प्रसिद्धि हो गई यानी उनकी मशहूरी हो गई। सेठ के प्रतिवादी और अटॉर्नी यानी वकील प्रिटोरिया में रहते थे। बैरिस्टर गांधी को वहां जाकर मामले को स्वयं समझना था और अटॉर्नी यानी वकील को समझाना था। सेठ ने उन्हें पहले दर्जे का टिकट कटाकर रेल के पहले दर्जे के डिब्बे में बैठा दिया। गाड़ी जब रात के लगभग 9 बजे नेटाल की राजधानी मेरिट्सबर्ग पहुंची तो उस डिब्बे में एक अंग्रेज घुसा और एक काले आदमी को देखकर पहले तो चौंका, फिर रेल अधिकारी को ले आया और अपमान भरी आवाज़ में बोला, उतर, दूसरे डिब्बे में जा। गांधी जी ने कहा, मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है, मैं दूसरे डिब्बे में नहीं जा सकता। गोरे ने जिद की और अशिष्टता से बोला, नहीं उतरेगा तो तुझे ज़बरदस्ती उतारा जाएगा। गांधी जी नहीं उतरे और सचमुच उन्हें ज़बरदस्ती उतार दिया गया और उनका सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। गांधी जी रेलवे कर्मचारी से बहस करते ही रहे और गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे बढ़ गई। रात बीतती जा रही थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी यानी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गांधी जी ठिठुरते कांपते वेटिंग रूम में बैठे रात भर सोचते रहे, क्या मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या चुपचाप स्वदेश लौट जाना चाहिए, अपने देश लौट जाना चाहिए। परंतु मुकदमे को अधूरा छोड़कर भागना भी तो कायरता होगी। मुझ पर आज जो बीती है वह एक महारोग का लक्षण है। यहाँ भारतीय इसी तरह अपमानों को सहते आ रहे हैं। कुछ भी हो, मैं प्रत्येक स्थिति का सामना करूँगा। राग द्वेष से दूर रहकर अन्याय का विरोध करूँगा। यह अंतरात्मा की आवाज़ थी जिसने उनके भावी कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित कर दी। सवेरे गांधी जी ने सेठ अब्दुल्ला को तार भेजकर रात वाली घटना की सूचना दी, जिससे सेठ ने तुरंत स्टेशन मास्टर को उन्हें रेल यात्रा की सुविधा देने के लिए तार दिया और बीच के स्टेशनों पर अपने लोगों को गांधी जी से मिलने के लिए तार द्वारा सूचना दी। गांधी जी पुनः गाड़ी में बैठे। गाड़ी उन्हें चार्ल्स टाउन ले गई। चार्ल्स टाउन से प्रिटोरिया तक रेल नहीं थी, इसलिए कोच में यात्रा करनी पड़ी थी। वहाँ से उन्हें कोच सिरकम यानी घोड़ा गाड़ी में यात्रा करनी थी।
कोच के एजेंट ने गांधी जी के टिकट को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि गांधी जी बैरिस्टर थे, पर थे तो भारतीय, और गोरे लोग भारतीयों को कुली ही समझते थे। गांधी जी के बहुत कुछ झगड़ने पर एजेंट ने उन्हें कोच बॉक्स पर बैठने की अनुमति दे दी, यानी आज्ञा दे दी। गांधी जी कोच के भीतर बैठना चाहते थे, पर एजेंट जब उन्हें कोच में ले जाने के लिए राजी नहीं था, तब अदर्धम तज्जेत सह पंडितः, यानी अदर्ध तजहिम बुद्ध सर्वस जाता। बुद्धिमान लोग सर्वस जाता देखकर, सब कुछ जाता देखकर, आधे की रक्षा के लिए, आधे को बचाने के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। यानी जो मिलता है उसी को स्वीकार कर लिया जाए। इस नीति को स्वीकार कर बाहर कोच बॉक्स पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें प्रिटोरिया शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना था, जल्द से जल्द पहुंचना था। जब कोच अगले मुकाम पर पहुंची तो जिस गोरे ने उन्हें कोच बॉक्स पर बैठने की अनुमति दी थी, उसी ने उन्हें पुनः फिर से उठाने की कोशिश की। अब तुम नीचे बैठो, मैं ड्राइवर के पास बैठूंगा। अरे तुम्ही ने तो मुझे बॉक्स पर बैठाया था, अब तुम मुझे अपने पैरों के नीचे बैठाना चाहते हो? मैं हरगिज नहीं बैठूंगा। गोरा गांधी जी के दृढ़तापूर्वक उत्तर से चिढ़ गया। उसने उनके सिर पर चोट की और वह जबरन उन्हें बॉक्स से नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। गांधी जी कोच बॉक्स की लोहे की छड़ को मजबूती से पकड़े रहे और मार खाते रहे। यह अमानवीय दृश्य देखकर कुछ अंग्रेज यात्रियों की मानवता जागी और उन्होंने उन्हें कोच के भीतर बैठाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वे जोहेंसबर्ग पहुँचे। प्रिटोरिया पहुँचने के पूर्व उन्हें इस नगर में ठहरना पड़ा, क्योंकि जिस व्यक्ति से उन्हें यहाँ मिलना था वह नहीं पहुँच पाया था। वे वहाँ एक बड़े होटल में पहुँचे और ठहरने के लिए कमरा मांगा। मैनेजर ने जगह न होने की बात कहकर उन्हें टाल दिया। तब वे एक भारतीय की दुकान पर गए। जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो उसने कहा, भाई ऐसी घटनाएं तो हम लोगों के साथ प्रायः घटती ही रहती हैं। होटल में कमरे नहीं मिलते, हम गोरों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, पहले दूसरे दर्जे में हम रेल यात्रा नहीं कर सकते, बसों में इज्जत से नहीं बैठ सकते, क्या कहें, हजारों मुसीबतें हैं। गांधी जी को रेल यात्रा पर प्रिटोरिया जाना था और वे पहले दर्जे में ही यात्रा करना चाहते थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर को एक चिट्ठी लिखी कि मैं बैरिस्टर हूँ, हमेशा फर्स्ट क्लास में यात्रा करता हूँ, मुझे जल्दी फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए। चिट्ठी भेजने के बाद वे पाश्चात्य वेशभूषा में गए। स्टेशन मास्टर ने उन्हें फर्स्ट क्लास की टिकट दे तो दी, पर यह प्रार्थना भी की कि यदि मार्ग में यानी राह में कोई फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उतार दे तो आप रेलवे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई न करें। गांधी जी ने उसकी बात मान ली। गांधी जी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे ही थे कि गार्ड टिकट चेक करने के लिए पहुंचा और उनसे थर्ड क्लास में जाने के लिए आग्रह करने लगा। सौभाग्य से एक अंग्रेज यात्री ने उन्हें अपने साथ यात्रा करने देने में अपनी सहमति प्रकट की। गार्ड झल्लाकर बड़बड़ाया, अगर तुम गोरे लोग काले कुली के साथ बैठना पसंद करते हो तो मुझे क्या करना है, भाड़ में जाओ तुम सब। गांधी जी की वह रात्रि यात्रा शांतिपूर्ण निपट गई। प्रातः प्रिटोरिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो उन्हें लेने कोई नहीं आया। उनका किसी होटल में जाने का साहस नहीं हुआ। उन्हें सोच विचार में देखकर एक अमरीकी नीग्रो उनकी सहायता के लिए तैयार हो गया। वह उन्हें एक अमरीकी होटल में ले गया। मैनेजर ने उन्हें इस शर्त पर ठहराना स्वीकार किया कि वे अपने कमरे में ही भोजन करें, भोजन करने के बड़े कमरे में नहीं। मैनेजर भला आदमी था। गांधी जी से बोला, मुझे आपको डाइनिंग हॉल यानी भोजन के कमरे में बैठाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे गोरे ग्राहक काले आदमियों के साथ खाने में आपत्ति उठाते हैं। फिर भी मैनेजर ने एक बार अपने गोरे ग्राहकों से पूछा कि भारतीय बैरिस्टर हैं, आप लोगों के साथ भोजन कक्ष यानी डाइनिंग हॉल में बैठकर भोजन करना चाहते हैं। जब गोरों ने आपत्ति नहीं उठाई तो गांधी जी ने उनके साथ बैठकर भोजन करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन गांधी जी सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे के काम में लग गए। मामला पेचीदा था, हिसाब किताब की बड़ी उलझनें थी। गांधी जी को स्वयं अध्ययन कर अटार्नी को उसकी पेचीदगियां समझानी थी। मामले को ठीक समझने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि यदि वादी प्रतिवादी में समझौता न हुआ यानी दोनों पक्षों में समझौता न हुआ तो दोनों अदालत के खर्च में पिस जाएंगे।
जीतने वाला भी आर्थिक दृष्टि से हार में रहेगा। उन्होंने सेठ अब्दुल्ला को पंच फैसले पर राजी कर लिया। इस तरह वादी प्रतिवादी में आपस में समझौता कराने में गांधी जी सफल हुए। गांधी जी को अपनी सफलता पर बेहद खुशी हुई। उन्हें वकालत करने का सच्चा गुर मिल गया। उन्होंने आत्मकथा में लिखा है, इस मामले में मैंने मानव स्वभाव के अच्छे पक्ष को पहचानना जान लिया और मनुष्य के हृदय को जीतने की कला सीख ली। गांधी जी ने लगभग 20 वर्ष तक वकालत की। उन्होंने कई मामलों में वादी प्रतिवादियों को कचहरी में न ले जाकर आपस में समझौता कराकर संतुष्ट किया। यानी कई केस ऐसे भी आते थे उनके पास कि उन्हें वे वहीं पर निपटा दिया करते थे, अदालत जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वो आपस में ही समझौता करा दिया करते थे। वे समझौते के मार्ग से मुकदमा निपटाने को अपनी जीत माना करते थे। झूठे मुकदमे की वे कभी पैरवी ही नहीं करते थे। अदालत के सामने जाने पर भी यदि उन्हें अपने मुवक्किल का पक्ष असत्य यानी झूठा जान पड़ता तो वे जज के सामने उसे प्रकट कर देते। इससे अच्छा प्रभाव पड़ता। झूठा मुकदमा लेकर कोई मुवक्किल उनके पास आने का साहस नहीं करता था। प्रिटोरिया में सेठ अब्दुल्ला के मामले में समझौता कराकर गांधी जी डरबन लौट गए और भारत लौटने की तैयारी करने लगे। जब सेठ उन्हें विदाई भोज दे रहे थे उसी समय उनके हाथ में किसी ने नैटाल मरकरी नामक अखबार दे दिया। उसमें नैटाल विधानसभा की रिपोर्ट छपी थी जिसमें भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में उपस्थित करने की बात थी। पढ़ते ही उन्होंने भारत जाने का विचार स्थगित कर दिया और विधानसभा में पेश करने के लिए एक दरख्वास्त तैयार की। साथ ही सरकार से विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करने की अपील भी की। गांधी जी ने सेठ अब्दुल्ला के सभापतित्व में विरोध कमेटी कायम की। कमेटी के सभापति की हैसियत से सेठ ने विरोध का तार भेजा। सन 1894 में भारतीयों की ओर से इस प्रकार के प्रार्थना पत्र और तार भेजने का यह प्रथम अवसर था। परिणाम यह हुआ कि विधानसभा कार्यवाही 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई, पर 2 दिन के पश्चात वाली बैठक में यह बिल पास हो गया। गांधी जी ने उस समय के राष्ट्रीय विचारों के नेता दादा भाई नौरोजी को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं से परिचित कराया। उन्होंने बड़ी नम्रता से उन्हें पत्र लिखा, मैं अनुभवहीन नवयुवक हूँ, मुझसे भूल हो सकती है। जो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पर उठाई है वह भारी है। आप मुझे समय समय पर परामर्श देते रहें। भारतीयों को अभी तक किसी आंदोलन का अनुभव नहीं था। गांधी जी की प्रेरणा से उन्हें अपने अधिकारों को समझने की उत्सुकता पैदा हुई। नया उत्साह भर गया, नई उमंग दौड़ गई, सभाएं होने लगी, चंदा एकत्रित होने लगा। पुराने बसे हुए भारतीयों ने बड़े उत्साह से काम करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश उपनिवेश मंत्री लॉर्ड रिपन के पास नैटाल विधानसभा में पास हुए बिल के विरुद्ध 10,000 भारतीयों के हस्ताक्षरों सहित दरख्वास्त भेजी गई। गांधी जी ने जब पुनः भारत लौटने की इच्छा प्रकट की तो भारतीयों ने बड़ी मनुहार कर उन्हें जाने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए एक स्थायी संगठन बनाया और उसका नाम नैटाल इंडियन कांग्रेस रखा। इसकी स्थापना 22 अगस्त 1894 के दिन हुई। सेठ अब्दुल्ला कांग्रेस के अध्यक्ष और बैरिस्टर गांधी उनके मंत्री चुने गए। एक ही महीने में लगभग 200 सदस्य बना लिए गए, जिनमें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सभी शामिल थे। समान संकट के समय जाति विरोध भूलकर सभी एक हो गए थे। लॉर्ड रिपन को जो प्रार्थना पत्र भेजा गया उसका असर हुआ। उन्होंने नैटाल विधानसभा का भारतीयों को मतदान से वंचित करने वाला कानून अमान्य कर दिया। इससे भारतीयों में हर्ष की लहर फैल गई। अब गांधी जी ने भारतीय समाज की भीतरी समस्याओं पर ध्यान दिया। गोरों का यह आक्षेप बहुत अंशों में ठीक था कि भारतीय सफाई से नहीं रहते, अतः गांधी जी ने सबसे पहले भारतीयों को घरों की सफाई और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के नियम पालने का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। समय समय पर भाषणों के आयोजन होने लगे। उनमें गांधी जी अपने विचारों को प्रकट करने लगे। उन्होंने भारतीयों को अपनी सामाजिक स्थिति के अनुरूप अच्छे ढंग से रहना सिखलाया।
नैटाल में गुजराती जानने वाले भारतीयों की संख्या अधिक थी, इसलिए सभाओं की कार्यवाही गुजराती में रखी जाती थी। लोकमत तैयार करने के लिए उन्होंने नैटाल भारतीय शिक्षण संघ की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से पुराने भारतीयों के बच्चों को शिक्षित कर वे उनमें मातृभूमि का प्रेम जागृत करना चाहते थे, उन बच्चों में मातृभूमि के लिए प्रेम जगाना चाहते थे। संस्था के सदस्य नियमित रूप से एकत्र होते, भाषण देते या लेख पढ़कर अपने विचार व्यक्त किया करते थे। नैटाल कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका की ब्रिटिश जनता और भारतीय जनता को प्रवासी भारतीयों की स्थिति से परिचित कराना चाहती थी। गांधी जी जो भी लिखते उसमें सच्चाई होती, वे सच ही लिखा करते थे। वे बढ़ा चढ़ाकर कोई बात न लिखते न बोलते थे। ट्रांसवाल और कैपटाउन में भी नैटाल कांग्रेस के समान संस्थाएं थीं। यद्यपि उनके संविधान भिन्न थे, अलग थे उनके संविधान, पर उद्देश्य एक ही थे। गांधी जी ने भारतीय कुलियों की जो दशा देखी वह बड़ी करुण थी। एक दिन उनके दफ्तर में बाल सुंदरम नामक एक तमिल कुली फटे चीथड़ों में उनके पास आया। उसके सामने के 2 दांत टूटे हुए थे और मुंह से खून बह रहा था। वह हाथ में पगड़ी रखे हुए था, क्योंकि गोरे काले कुली के सिर पर पगड़ी देखकर सहन नहीं करते थे। यह दृश्य देखकर गांधी जी का हृदय दहल उठा। उन्होंने उसे पगड़ी पहनना, साफ सफाई के साथ इज्जत से रहना सिखलाया। बाल सुंदरम एक अंग्रेज के घर काम करता था। उसने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसके दांत उखड़ गए थे और मुंह से खून बह रहा था। वह गांधी जी को अपना दुखड़ा सुनाने आया था। भारतीयों को उनके मालिक गुलाम समझते थे और उनसे सुंदरम के समान निर्दय व्यवहार करते थे। सन 1894 में नैटाल सरकार ने प्रवासी भारतीयों पर 25 पाउंड वार्षिक कर लगाना चाहा, क्योंकि वे अपने परिश्रम से गोरों की अपेक्षा अधिक कमाने लगे थे। दक्षिण अफ्रीका में उनका प्रवेश न हो, इस दृष्टि से वे उन पर तरह तरह के सख्त प्रतिबंध लगाना चाहते थे। कई भारतीय जो कुली बनकर आए थे, धीरे धीरे मकान और जमीन के मालिक बनने लगे। गोरे उन्हें समान अधिकार नहीं देना चाहते थे। प्रवासी भारतीयों पर वार्षिक कर लगाने के पहले नैटाल सरकार को भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था। नैटाल सरकार के बहुत जोर देने पर भारत सरकार ने कर तो रहने दिया, पर 25 पाउंड के स्थान पर केवल 3 पाउंड कर लगाने की अनुमति दे दी। इस कर के बुरे परिणाम की ओर भारतीय नेताओं का भी ध्यान गया। भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि इससे संयुक्त परिवार बिगड़ जाएगा, पुरुष अपराध करने लगेंगे। गांधी जी को इन करों को रद्द कराने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। गांधी जी जब नैटाल में बस गए, तब भी प्रिटोरिया के ईसाई मित्र उन्हें नहीं भूले। डरबन में ईसाई मिशन के प्रमुख पादरी उनके घनिष्ठ मित्र बन गए। उनके साथ उन्होंने ईसाई धर्म ग्रंथों का, विशेषकर बाइबिल का अध्ययन किया। साथ ही हिंदू धर्म शास्त्र भी पढ़े। मैक्स मुलर के ग्रंथ, उपनिषद, मोहम्मद साहब की जीवनी और पारसियों के ग्रंथ भी पढ़े। कुछ समय तक योगाभ्यास भी किया, यानी गांधी जी ने योगा भी किया। टॉल्स्टॉय के ग्रंथों का भी उनके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उनके दक्षिण अफ्रीका के कार्यों का भारत में अच्छा प्रचार हुआ। प्रवासी भारतीयों की दशा का ज्ञान भारतीयों को होने लगा। अब आगे है भारत प्रस्थान। गांधी जी का भारत प्रस्थान हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।